सबसे पहले बात जो है कि पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी तक मैच्योर नहीं हो रही। जब पार्टियां मैच्योर नहीं हो रही तो उनके वर्कर जो हैं वो भी मैच्योर नहीं हो रहे। उनके टिकट होल्डर जो हैं एमएनए एमपीए जो सेनेट में टिकट लेके जाते हैं, जो सेनेट में और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो विराजमान होते हैं वो भी इतने संजीदा नहीं हैं, और जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और जहाँ तक रही तू मैमा और उनके दरमियान नोक झोंक, ये अगर ना हो तो फिर सियासत किस बात की। देखिए, भुट्टो साहब की जब फांसी हुई उसके बाद जो कौमी असम्बली जो मार्ज़ वजूद में आई और मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक़्त गैर जमाती इंतख़ाबात हुए थे, और उसी का ख़मियाज़ा आज तक पाकिस्तान की सियासत जो है वो भुगत रही है, क्योंकि वो एक गैर जमाती इलेक्शन था जिसमें किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। और उससे लेके जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी तब तक एक ऐसी खेप आ चुकी थी कि मेंबरान असम्बली को लेजिस्लेशन जो है जो कानून साजी करने की बजाय उनको धकेल दिया गया, या उनका धारा जो है वो मोड़ दिया गया कि आपने गलियाँ नालियाँ बनवानी हैं, सड़कें बनवानी हैं, आपने डेवलपमेंट और तरक्याती काम करवाने हैं। जिसमें पैसा था उनको चार्म नज़र आया, उसमें चाशनी नज़र आई, उन्होंने अपने रवैये भी वैसे बना लिए। अब उसके बाद जो है वो जो नस्ल तैयार हुई वो ये समझती है कि सियासतदान जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। भाई, अगर सियासतदान परफॉर्म करना चाहते भी हैं तो चंद ऐसे खुफिया हाथ हैं जो उनको परफॉर्म करने नहीं देते। सियासतदान कभी गलत नहीं होते, उनको लाने वाले गलत होते हैं। मैंने आपको इससे पहले ये जवाब जो दिया था कि एक सिर्फ पाकिस्तान में एक इंतखाबात ऐसे हुए थे जो 1977 में हुए थे, जो भुट्टो साहब ने करवाए थे, जिसमें गरीब और साइकिल वाले को भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की टिकटें दी गई थी। उसके बाद जो असम्बली में जो ज़िया उल हक के दौर में जो एक असम्बली मार्ज़ वजूद में आई, उसमें जो टिकटें दी गई थी वो उसमें सारे के सारे लोग एक तो गैर सियासी थे, ऊपर से वो सनतकार थे, जागीरदार थे और फ्यूडल लॉर्ड थे, या सरदार और नवाब उन्हीं के फैमिली में से थे। सक्सेसरिज्म था, वलीज़म था, सारा उनको दिया गया। अब उसके बाद जो पनीरी लगी है अगर किसी जगह पे, तो वो सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो जब असम्बली में 2 मरतबा आई तो उसमें थोड़ी सी उसमें क्रैक डालने की कोशिश की थी, मगर उनको नहीं चलने दिया गया। एक उनकी हुकूमत जो है वो 18 माह चली, एक उनकी 21 माह चली बस, तो उनको चलने नहीं दिया गया। उसी की रंजश में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी मियां नवाज शरीफ की असम्बली नहीं चलने दी। तो लोगों को जो ये ख्याल करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो ये तवक्को करते हैं कि कौमी असम्बली या मेंबरान असम्बली में नए चेहरे आने चाहिए, जैसा आपका सवाल है, और नए लोगों को आना चाहिए या गरीब लोगों को आना चाहिए, तो भाई वो गरीब लोग कैसे आएंगे जहाँ पे सियासी कल्चर जो है वो इतना बना दिया गया है कि कोई सियासी कल्चर के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन का रोल ये है कि आप एक मेंबरान असम्बली से जब उसे हलफ लेते हैं कि और उसको ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक इस पे अपने इलेक्शन पे वो सिर्फ इतने लाख रुपया खर्च करेगा, उतने में तो सिर्फ उसके जो पोस्टर जो होते हैं ना वो नहीं छपते। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वोटों की ख़रीदारी है, फिर खाने हैं, फिर लोगों को इधर से उधर लेके जाना है, फिर इलेक्शन वाले दिन का खर्चा है, तो वो तो उससे कहीं ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं जमहूरियत से। जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में चली कितनी देर है? 22 से 23 माह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उसके बाद जुनेजो साहब आए तो वो जितनी देर चल सके उनको मजूर कर दिया गया, वो भी असम्बली तोड़ दी गई। उसके बाद वो 5 साल पूरे नहीं कर सकी। फिर बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली आई, उसको भी पूरा नहीं करने दिया गया। फिर मियां नवाज शरीफ की असम्बली, वो भी पूरा नहीं अपना वक्त कर सकी। फिर बेनज़ीर भुट्टो की आई, वो भी वक्त पूरा नहीं कर सकी। फिर मियां नवाज शरीफ की असम्बली आई, वो भी वक्त पूरा नहीं कर सकती। उसके बाद आर्मी का कू हो जाता है। 11 साल का जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर चलता है। अब इस 11 साल के दौर में आखिरी जो 2.5 साल थे उसमें पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म करने की कोशिश की काफ लीग के साथ मिलके, जो काफ लीग का था। मुझे एक बात की समझ नहीं लगती कि जब लोग अब पढ़े लिखे होना शुरू हो गए हैं, लोग स्कूलों कॉलेजों से बाहर आ गए हैं पढ़ लिख के, अभी भी सियासतदानों के उन नारों को हदीस या आयत का दर्जा दे के उसको कबूल क्यों कर लेते हैं?
अगर वो नारा लगा देते हैं कि हम दूध और शहद की नहरें बहाएंगे तो लोग उसको कबूल क्यों करते हैं, उसमें फ़ैसला क्यों नहीं करते। ये फ़ैसला लोगों के वोट डालने से लेके हुकूमत शादी होने तक का होता है। लोग पहले तो वोट डाल देते हैं, हज़ार रुपया लेके, 2-2 हज़ार रुपया लेके, 3-3 हज़ार रुपया लेके वोट डाल के चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हुक्मरान हमारे लिए फंडामेंटल राइट देंगे, रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करके देंगे, हमें छत फराहम करके देंगे, हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम करके देंगे, नौकरियाँ देंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे। वो कहाँ से बहा देंगे? आप रहते तरक्की पजीर मुल्कों में और ख्यालात आपके अमेरिका से। देखें, हम लॉकडाउन का सहारा या उसका जो खसारा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये हमें पहले भी पता था। बात यहाँ पे PTI की या मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने की नहीं है। यहाँ पे ये है कि हमारे पास अपने रिसोर्सेज थे कितने, हम उनको इस्तेमाल कितना कर सकते थे। फिर आपकी सरहदें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, जो यहाँ से कमाना था वो बाहर नहीं जा सकता था, जो बाहर से होना था वो यहाँ आ नहीं सकता था। ऊपर से ये आफत आ गई या किसी की साजिश है। इसमें पिस तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं रहा, पूरा सब कॉन्टिनेंट पीस रहा है, जनूबी एशिया पीस रहा है, एशिया पूरा पीस रहा है। जितने बड़े आदम है। लॉकडाउन के मतलब आप क्या कहते हैं, ईजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन ईजी, आप अमवात जो हैं वो इतनी हो रही हैं तो मैं उसको कैसे कह दूँ आपको। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं ये कहूँ, मैं भी उसमें पिस रहा हूँ, मगर जब अमवात हो रहे हैं, जब शहरी मरने के करीब पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अस्पतालों में निज़ाम अगर ठीक नहीं है, वो तो अमेरिका में भी नहीं ठीक है, वो कहीं भी। देखें, उसको करना चाहिए, लॉकडाउन को थोड़ा सा लूज़ कर दें, मगर लॉकडाउन अभी जारी रहे। बात तो आपकी ठीक है। अब एक सवाल में आपने कम से कम 10 से 15 सवाल किए हैं, मुझे ये नहीं समझ लग रही कि मैं अब आपके कौन से सवाल का जवाब दूँ। आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक रही है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, उसने लॉकडाउन करवाया, आलमी प्रेशर पे किया, अपने अंदरूनी मामलात को, सियासत को देखते हुए किया, वो भी बिल्कुल ठीक फैसला किया उसने। अब बात यह है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क के शहरी हैं, हमें ये बात समझने में और कबूल करने में हर्ज क्या है। जब हम ये बात कबूल कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें बाकी बातें भी समझ में आ जाएंगी। अगर हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे कारोबार बंद हैं, हमारे कारखाने और फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो रही हैं, हमें पता है इस बात का हमारा नुकसान है, मगर अगर हमारे प्यारे ही हमारी आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाएंगे तो फिर हमने उन कारखानों को क्या करना है। देखें, आप बार बार कश्मीर का एक हसास इशू जो है वो आप छेड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन दोनों इकट्ठे चल रहे हैं और 1947 से लेके अब तक चल रहे हैं। और वो कश्मीरी बात सुने ना आप मेरी, तो कश्मीरी गोली के अलावा वहाँ से भूख से तो अभी तक नहीं मरे, वो तो जब भी मरे हैं गोली से मरे हैं। वो वही, अगर इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट ना होने से कश्मीरी मर तो नहीं रहा ना। ये हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की खुली नाहली है। सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको सूबाई वजारत सेहत उनके पास रहनी चाहिए थी, बल्कि मुझे तो अभी तक पूरी पंजाब कमीना में एक भी ऐसा वज़ीर नज़र नहीं आया जो सस्टेन कर सके और जिसकी वजारत ने कुछ ग्रोथ करके कुछ दिखाया हो डेवलपमेंट करके कि ये उसकी 1.5 साल की या 1.25-2 साल की उसकी कारकर्दगी है और जिसमें कानून साजी भी हुई हो या फंड्स जनरेशन हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास तो सबूत नहीं है इस बात का, मगर अभी तक जितनी चीज़ें सामने आई हैं लोगों की ज़ुबानों से, दूसरे सीना बसीना सुनने से, उससे तो बिल्कुल पता चला है और उस बात में यकीन भी नज़र आता है कि इन्होंने उसमें भी करप्शन कर लिया है, उसमें भी दिहाड़ियाँ लगा ली हैं, कोरोना किट्स बेच दी हैं, जो सैनिटाइजर हैं वो बेच दिए हैं, मास्क बेच दिए हैं, तो ये तो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। अगर खान साहब ये बात कह रहे हैं तो मैं उनकी इस बात को पहले मानूँ, या जो विकीलीक्स में खान साहब के अपने 61 अकाउंट्स जो आ रहे हैं, जो इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन से जो अपना केस रुकवाया हुआ है, जिससे उनकी पूरी की पूरी जमात ही उड़ती है, वो रुकवाया हुआ है। कौन सी बात को मैं तस्लीम करूं? ये चीनी आटे बहरान में जो, अच्छा, इसमें अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही, चीनी के बहरान में जो लफ्ज़ सब्सिडी इस्तेमाल किया गया है वो तो दी नहीं हुकूमत ने, रिबेट दी है 300 अरब रुपए की। रिबेट का मतलब है कि शुगर मिल मालकान को मरात फराहम की है, सब्सिडी के लिए नहीं, वो अलग से 300 रुपये, और जिसमें तो आपका उस्मान बुज़दार भी बीच में 100 अरब तो ये खा गया है। मैंने आपको, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि सब्सिडी का लफ्ज़ उस पूरी रिपोर्ट में इस्तेमाल ही नहीं, रिबेट का लफ्ज़ इस्तेमाल। भाई आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, सब्सिडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उलझा रहे हैं हमको। रिबेट दिया, लफ्ज़ अलग होते हैं। सब्सिडी का मतलब आप किसी चीज़ को बेचने के लिए
ये सहूलत फराहम कर रही हैं कि ताकि सस्ती चीज़ मिले। ये रिबेट है जिसको डायरेक्टली शुगर मिल मालकान को दिया गया है। ओके, ये रिबेट दी गई है 300 अरब रुपए से ज़्यादा अगर रिबेट खा गए हैं आर्डर से कोई तल्लुक ही नहीं है। जिस नहीं उसका आर्डर से तल्लक है भाई, इनको रिबेट किस खाते में दी गई है? हाँ, पहले तो चीनी आपने बनाई, फिर चीनी दुबई के गोदामों में भर ली, बाद में वहाँ से एक्सपोर्ट कर ली। ये रिबेट मिली है हुकूमत का, नहीं हुकूमत में किसका? सूबाई वज़ीर कानून का, वज़ीर आला पंजाब का, इनका कसूर है। इनको चाहिए था कि वो वकला के साथ और डॉक्टरों के साथ वो मुज़ाकरत करते और जो नीचे शोले या चिंगारियाँ उभर रही थी उन पर पानी डालते। इन्होंने नहीं किया। इसमें हिसाब किताब वाली तो सीधी सी बात नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून हल्की सी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसको फ्रेंडली अपोजिशन कहते हैं। वो हुकूमत को ना टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं, ना वो टफ़ टाइम दे रहे हैं। बात ये भी नहीं है कि उनके मेंबरान असम्बली को या सेनेटर्स को या उनके अहदेदारान को पकड़ के हुकूमत नैब या FIA के ज़रिए उनको पकड़ के उन पर केस डाल रही है, उनको अंदर डाल रही है, करप्शन केस लगा रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जानबूझ के सिर्फ कि उनको पता है कि अगर हमने अपोजिशन की तो ये गिरती हुई दीवार जो हुकूमत के वो हम पे गिरेगी और हमें इस दीवार को सहारा दे के खुद नई सिरे से तमीर करना पड़ेगा। तो इस तरह से शहीद कौन होगा? हुकूमती जमात। हुकूमत खुद ही संजीदा नहीं है, ना वो सियासत शुरू से दिन से संजीदा कर रही है। आपके वज़ीर-ए-आज़म कंटेनर से नीचे नहीं आ रहे, आपके वज़रा जो हैं वो कंटेनर के नीचे सामने खड़े हुए नारेबाजी जैसे करने वाले माहौल में वो वैसे खड़े हैं। ना वो सियासत कर रहे हैं, ना वो सियासी बयान जारी कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं, जैसे ये दो औरतों के दरमियान देवरानी और जेठानी के दरमियान या नंद और बहू और सास के दरमियान जो होती हैं, ये नोक झोंक वाला सिलसिला चल रहा है। प्रॉपर सियासत ना वो नहीं कर रहे। देखें, उस ख़ानदान ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है सियासत के लिए। और जहाँ तक बात आती है कि सियासत में वो कभी स्पीकर के लिए या सेनेट के लिए वो वोटों की इधर उधर वो करते हैं, ये गेम ऑफ नंबरिंग होती है। हमेशा पॉलिटिक्स में एक शतरंज की बसात बिछाई जाती है, उस पर प्यादे को कहाँ पे हिलाना है, घोड़ा कहाँ हिलेगा और तोपची को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वज़ीर का क्या किरदार होगा। ये तो सीधी सी बात होती है। ये समझ में सिर्फ उनकी आती है जो सियासत खेल रहे होते हैं। जिस बंदे को सियासत में समझ नहीं आती, वो इसको सिर्फ गाँव के चौपाल पे बैठे हुए जो नीचे ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं ना, और उनके दरमियान जो नोक झोंक होते हैं, वो सिर्फ सियासत को वही समझ। मुझे एक बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास जब एक सियासी जमात रजिस्टर्ड की जाती है या कोई एक MNA MPA या बल्दियाती जो यूनियन कौंसिल का जो उम्मीदवार होता है, जब वो जाता है तो क्या उससे कोई हलफनामा लिया जाता है कि वो अपनी सियासत के ऊपर कायम रहेगा या अपने सियासी कौल वादे को पूरा करेगा? उसके ऊपर कोई लिखा जाता है। तो फिर जब वहाँ पे लिखा नहीं जाता, जब लिया नहीं जाता कोई ऐसा हलफनामा, तो फिर लोग क्यों ये समझ लेते हैं कि यू टर्न लेने में गुनाह है? यार बात सुने, मुझसे या आपसे पूछ के कोई सियासी जमात नहीं बनती। मुझसे या आपसे पूछ के कोई बंदा MPA या MNA का इंतखाब नहीं लड़ता। वो अपने करैक्टर या अपनी कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग को बनाने के लिए वो इलेक्शन में आता है। वहाँ पे यू टर्न लेने वाली बात नहीं थी। ये यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखें, बात थी 3 सियासी जमातों के दरमियान, मुस्लिम लीग काफ, PTI और मुस्लिम लीग नून। ठीक है, जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। ख्वाजा साद रफ़ी का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। दो मुस्लिम लीगों की आपस में मुलाकात हुई। रह जाती है बात PTI की। PTI के साथ मुस्लिम लीग काफ जो है वो इल्हाकी जमात है जो असम्बली में बैठी का। चौधरी परवेज़ लाई ने बहसीत स्पीकर पंजाब असम्बली भी अपना किरदार अदा करना है और अपनी जमात को प्रोटेक्ट भी करना है और उस जमात को मजबूत भी करना है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। उसने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, PTI का भी, मगर उसको सबसे ज़्यादा मफाद होगा अपने बच्चे का जो काफ लीग है उसका। अब जहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ी की बात हुई, मुलाकात हुई, तो ख्वाजा साद रफ़ी का अपने मुंह से आप तो उठ के नहीं चला गया। उसको तो मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला था, तो वो उठ के गया ना परवेज़ लाई के साथ मुलाकात करने के लिए। तो वहाँ पे वो मामला तो क्या तय हुए, जब जैसे ही तय हुए तो अगले दिन अलीम खान ने वज़ारत बल्दियात का हल्फ उठा लिया।
तो शो पता कौन सा किया गया और खेला कहाँ पे गया और उसका मुफाद कहाँ पे हासिल किया गया, ये समझ में नहीं आ रही लोगों को इस बात की। मुझे तो पूरे 2 साल में पंजाब में कम से कम पुलिस का खाना ख़राब होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे तो यहाँ पे कोई ऐसी असलाहत पुलिस के मामले में होती हुई दिखाई नहीं दी। जिस कदर ज़्यादा क्राइम रेट अब बढ़ा है, इतना तो मेरा ख्याल है शायद बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला जो दौर गया था उसमें भी नहीं था। गुलाम हैदर भाई जब वज़ीर-ए-आला था तब नहीं हुआ था, जब मियां मंजूर भुट्टो था वज़ीर-ए-आला तब नहीं हुआ, जब आरिफ नकवी वज़ीर-ए-आला था तब नहीं हुआ। जब आपका जो सूबाई वज़ीर कानून होंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से है, चाहे वो पीपल पार्टी चाहे वो काफ लीग से है, चाहे वो पीटी से, जब वही करप्ट आएगा तो कौन कौन उनको ठीक करेगा। अफशान लतीफ़ को पहले तो मेरा ये सवाल है कि वो किरण इकरा कायनात का जो तो केस लेके चल रही है, ठीक है, पहले तो अंदर की बात वो बताए ना कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। जब से वो सुप्रीडेंट लगी क्या उससे पहले और उससे बहुत पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी या दूसरे वहाँ से लड़की नहीं लेके जाते रहे। तो अब नई बात कौन सी वहाँ से आ गई थी जो जिस पे वो उसने उसकी वजह से वो लड़की मारी गई। एक क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए, एक जान चली गई है। अगर उसके पास अब भी बोलने के लिए वो वाले हक़ाइक़ हैं, वो वाली उसके पास बातें हैं कि जो वो बताए तो फिर कईयों की पेंटें जो हैं वो गिली हो जाती हैं। वो क्यों नहीं लेके आ रही सामने, सिर्फ एक इकरा कायनात वाला नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। उसके पास बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो वो सामने लेके आए। वो बताए ना चौधरी ज़हीरुद्दीन वहाँ पे क्या करने के लिए गया था, या वहाँ पे राजा जो है सूबाई वज़ीर कानून के बंदे वहाँ पे क्या कर रहे थे। रिलीफ तो देखें, सीधी सी बात है, अब बात में रिकॉर्ड पे आनी है तो फिर आ जाए। मियां नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए 18 अरब रुपया सीक्रेट फ़ंड रखा हुआ था। जरदारी साहब आए तो उन्होंने उस फंड में 22 अरब रुपए का इजाफा किया, यानी कि 4 अरब रुपया ज़्यादा उसमें बढ़ा दिया। इमरान खान साहब आए तो इनके कान भरने वालों ने कहा कि ये सारे पैसे जो हैं वो आपने नहीं देने। वो जिस मद में दिए जाते थे उसका मतलब हमेशा ये होता था कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का जो एक यूनिट कमज़ोर हो गया तो उसको किसी न किसी सहारे से उसको सपोर्ट कर दी जाए ताकि वहाँ पे लोग जो हैं वो भूखे ना मर सकें, उनको सपोर्ट मिलते। इन्होंने वो 22 अरब रुपया उन्होंने वो उठा लिया मार्केट से, वो नहीं दिया। उसके बदले में जो एक इश्तहारात के में जो पैसे मिलते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, वो उन्होंने बिल हो गई। तो चैनल मालकान या प्रिंट मीडिया के जो मालकान हैं वो क्या करते हैं, वो भी जब वफाका का शिप ही आना था। नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। कम अज़ कम मेरा ये मानना है कि 80% मीडिया का किरदार होता है हुकूमतों को तोड़ने में, कमज़ोर करने में और नई हुकूमतें बनाने में। पहले नंबर पे तो जो लोग जर्नलिस्ट पे तनकीद करते हैं उनको पहले जर्नलिस्ट की तारीफ़ का पता होना चाहिए कि जर्नलिस्ट होता कौन है। फ़ोटोग्राफ़र, कैमरामैन, रिपोर्टर और सब एडिटर या कॉपी एडिटर जिसको कहते हैं, सिर्फ ये जर्नलिस्ट होते हैं। जो लोग टीवी पे सामने आके एंकर बन के बैठे हैं वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो मीडिया पर्सन होते हैं। अगर वो शख्सियत के शहर में मुब्तला है तो वो मीडिया पर्सन को उसको तनकीद का निशाना बनाए ना। कौन सा रिपोर्टर है जो शख्सियत परस्ती में मुब्तला, तो उनको हम अपने में मानते ही नहीं। जब हम मानते नहीं वो देखें वो जर्नलिज्म कर ही नहीं रहा तो मैं उसको क्यों कहूँ। वो तो पैसे कमा रहा है, वो तो घर से आए ही मीडिया पर्सन बनने के लिए। वो तो घर से जब निकलते हैं वो तो कहते हैं मैं एंकर बनने के लिए आया हूँ। वो तो सीधा सीधा कहते हैं हमने तो शशकारे देखने हैं। वो शशकारे देखने के लिए आते हैं, शशकारे वो बेचते हैं, अदाएँ बेचते हैं, लड़के और लड़कियाँ। और उनकी उम्र कितनी है, 4 से 5 साल 6 साल, बस उसके बाद फारग। उनको पूरा में कौन मुँह लगाता है उनको। अभी तक तो पूरी दुनिया का मीडिया जो है ना वो कम अज़ कम ब्लाइंड है इसमें। ना उनको समझ आ रही है कि ये अजाब है, ना उनको समझ आ रही है ये साजिश है, ना कुछ है। मगर मुझे कम अज़ कम इतनी ज़रूर समझ आई है कि पूरी दुनिया के 100 अमीर बंदों में से 10 से 15 जो अमीर लोग हैं उनकी होगी आपस में लड़ाई, और उन्होंने पूरी दुनिया की मैशत का तहस नहस करके रख दिया है। अब बचेंगे सिर्फ वही जो नई गिरती हुई मैशत में जहाँ से उनको किरण नज़र आएगी ना उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बच जाएंगे, बाकी उड़ जाएंगे। अब इसमें हुकूमतें उड़ जानी हैं, इनमें दुनिया की जो जितनी बड़ी बड़ी मैशतें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। नए मुल्क जो है वो अमारत की तरफ जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान भी चला जाए, हो सकता है बांग्लादेश चला जाए। देखें बात सुने, पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत का जो तयन या जो लगाया जा रहा है जिसका फ़ायदा और नुकसान जो है ना वो सिर्फ यूरोप और अमेरिका को देख के लगाया जा रहा है।
सऊदी अरब को कोई नुकसान नहीं हो रहा, अरब पूरे ममालिक को तेल की कीमतें गिरने या ना गिरने से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। रशिया के तेल की कीमतों को कोई नुकसान नहीं, वो सस्टेन की हुई हैं। मेरी बात को पूरी होने दें आप। ओके ओके ठीक है। इसी तरह अगर जितना तेल पाकिस्तान से निकल रहा है इनको भी कोई नुकसान नहीं, नुकसान उनको हो रहा है। मैंने क्या कहा पहले आपको कि नई मईशत बनेगी और पुरानी मईशतें टूटती भी दिखाई दे रही हैं मुझे तो, कम अज़ कम नई चीज़ें सामने आएंगी, नई इमारतें बनेंगी। बस आप बाकी बातें छोड़ें। 1 माह के लॉकडाउन के बाद आपको नए कारोबार होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग अपने घरों में बंद हैं ना, उनको नए आइडिया उन्होंने सोच लिए हैं। अगर 1000 बंदे के दिमाग में आइडिया आया ना, तो कम से कम 100 बंदे मिल के आपस में पार्टनरशिप पे करें कैसे इन नए कारोबार की एक नई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये मुझे इस बात की एक किरण जो है ना वो दिखाई दे रही है। दुनिया में तो सारे मज़हबों के अकीदे टूट गए हैं। यहूदियों का अकीदा टूट गया है, ईसाइयों का अकीदा टूट गया है, मुसलमान जो है वो उनके अकीदे में क्रैक आ गए हैं। इस कोरोना ने ना तो पीर बचा सका है, ना मुल्ला बचा सका है, ना पंडित ने बचाया है, ना आपके जो जिसको गॉड वो क्या कहते हैं उसको फादर कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, ननन, ना वो बचा सकें, ना पुरोहित बचा सकें, कोई बचा नहीं सका। ये सारी क्यास रही हैं कि चमगादड़ से फैला, कुत्ते से फैला, सूअर से फैला और वो दूसरे इधर उधर के जानवरों की बातें करें। बात यह है कि ये लग यही रहा है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल लड़ाई है। ये अभी तक जो ये समझ में आ रही है, अगर आफत होती ना तो अब तक जितने लोग लपेट में आए हैं ना, अल्लाह माफ़ी दे, तो बस पता नहीं कितने लोगों की मौत हो जानी थी। ये बिहान से शुरू हुई है, 4-4.5 हज़ार या 5,000 बंदा मर रहा है वहाँ पे, एक सिर्फ एक सिटी, और अब पूरी दुनिया लॉक हो गई है। उन्होंने पूरी दुनिया ने उसको लॉक किया था, वो एक सिटी वो खुल गया, वहाँ पे कारोबार चल पड़े। वो पूरे का पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पूरा यूरोप, पूरा एशिया और पूरा अफ्रीका वो बंद पड़ा है। देखिए, ये मैं अब आपको आप तक की गुफ्तगू का आखिरी जवाब दे रहा हूँ। दुनिया में जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनकी ये एक खेल था जो पिछले 4 साल पहले शुरू किया गया था, और उसका लग रहा है कि वो उनका तजर्बा नाकाम हुआ है और ये अपने अंजाम में मंतकी की तरफ चल पड़े हैं। और इसका असरात हो सकता है कि 3rd वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाए। नहीं, तो ये कोरोना की वजह से टाल नहीं गई। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। कोरोना के बाद आप देखेंगे भूख और मुफलिसी से लोग कैसे होते हैं। अभी कहाँ पे कारोबार तो बंद हुए हैं, अब नए सिरे से शुरू होंगे। तेल की कीमत अगर आप माइनस पे चल गई, कल को अगर ये लॉकडाउन होता है पूरी दुनिया से, ये एकदम से 50 रुपये पे चली जाएगी। पैसे तो है नहीं आपके पास, मशीन को चला के दिखाइएगा, ये फिर 100 रुपये पे चला जाएगा। तेल को कहाँ पे लेके जाएंगे? चलाएँ कारखाना, ले गए बट वो कैरोसिन से उसको या फर्नेस ऑयल से अपनी बिजली चला के दिखाएँ, ठीक है। तो अब उस वक्त निकलेंगी आपको। ये अभी तो कीमतें डाउन हो रही हैं ना, उसके बाद जो खौफनाक सूरत हाल आएगी उसको कौन चलाएगा? वहाँ से कौन चलेगा?